Subscribe now and press the bell icon to never miss an update. हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 का प्रश्नावली 3.5 का समाधान कराएंगे। प्रश्नावली 3.5 का में दिया गया है प्रश्न संख्या 1 में कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को में से किसका एक अद्वितीय हल है, यानी कि किसका अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं या किसके अपरित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है, यानी कि हमको A1 और A2 का अनुपात करके और B1 B2 और C1 C2 का अनुपात करके इसमें कौन जिसका भी अद्वितीय हल होगा उसका हमको वज्र गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना होगा। यदि आज में दो समीकरण हमारा दिया रहेगा A1 x B1 y प्लस C बराबर 0 और A2 x प्लस B2 y प्लस C1 और C2 होगा बराबर 0। और ये देखिए हमारे जो दो समीकरण दिया रहेगा उसका यदि हम A1 और A2 का अनुपात करते हैं, A1 और A2 का अनुपात, और ये यदि B1 और B2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है तो इसको हम प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित होता है और इसका जो होता है केवल एक हल होता है, यानी अद्वितीय हल। इसका अद्वितीय हल यानी कि जिसका कोई दूसरा हल ना हो उसका अद्वितीय हल होगा। और यदि A1 और A2 का अनुपात बराबर हो जाता है B1 और B2 का अनुपात, लेकिन C1 और C2 का अनुपात बराबर नहीं होता है तो इसका होता है समांतर। यदि ये समांतर होता है तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं। उसके बाद यदि हम लोग A1 और A2 का अनुपात करते हैं और यह बराबर हो जाता है B1 और B2 के अनुपात से, और फिर C1 और C2 के अनुपात से भी बराबर हो जाता है, यानी कि ये तीनों आपस में यदि बराबर हो जाता है तो इसका संपाती होता है। और इसका जो संपाती होगा उसका अनेक हल होता है, यानी कि उसको अनेकों हल होंगे। आपको ये समझ आ गया होगा, यानी कि यदि A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर नहीं होता तो वह प्रतिच्छेदित होता है और उसका अद्वितीय हल होता है, यानी कि उसका एक हल होता है। और A1 और A2 का अनुपात बराबर हो गया B1 B2 के बराबर, और C1 C2 का अनुपात बराबर नहीं हुआ तो उसका मतलब समांतर होता है और उसका कोई हल नहीं होता है। और A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 का अनुपात बराबर हो गया और उसका भी अनुपात C1 C2 के बराबर हो गया तो इनमें संपाती होता है। इनका इसका मतलब इसका अनेक हल होता है। अब इसका हम लोग प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए, अब इसका पहला में दिया गया है x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9y - 2 बराबर 0। अब इसका जो है हम लोग A1 और A2 का अनुपात और B1 B2 का अनुपात पहले करते हैं। तो हमारा A1 का मान दिया गया है 1 और यहाँ पर हम लोग करते हैं, और A2 का अनुपात दिया गया है 3 बराबर करते हैं। B1 का मान अनुपात दिया गया -3 और ये दिया गया -9, यानी कि यदि इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 से 3 से भागा देंगे 3 में तो एक बार में, 9 में से भागा देंगे 3 से तो 3 बार में, यानी कि 1/3 बराबर 1/3, यानी कि ये जो हमारा बराबर हो गया। अब इसको हम लोग बराबर करेंगे C1 C2 का, तो -3/2, यानी कि ये बराबर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो A1/A2 बराबर हो रहा है B1/B2 के, लेकिन जो C1/C2 है वो बराबर नहीं हो रहा है, तो यानी नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी इसका मतलब होता है कि यहाँ कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि यह समांतर है। समांतर यदि कोई दो समीकरण युग्म समांतर होता है तो उसका जो हल होता है उसका कोई हल नहीं होता है, यानी इसमें बोल रहा है कि जिसका अद्वितीय हल है उसको हमको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है, तो इसका कोई हल नहीं, यानी कि इसको हमको वज्र गुणनखंड विधि से हल नहीं करना। अब इसका हम लोग अब देखिए, अब इसका समीकरण दूसरा में दिया गया है 2x + 4y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8। हम फिर इसमें A1 और A2 का अनुपात करते हैं, तो A1/A2 का अनुपात करते हैं तो 2/3 और B1/B2 का अनुपात करते हैं तो 1/2, यानी कि जो A1 दिया गया है वो 2, A2 दिया गया है 3, B1 दिया गया है 1 और B2 दिया गया है 2। और यदि इसका हम लोग अनुपात किए हैं तो हमारा A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है इसका अद्वितीय प्रतिच्छेदित है,
यदि किसी समीकरण युग्म का मान प्रतिच्छेदित होता है तो उसके हल अद्वितीय यानी एक हल होता है, इसका मतलब अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है ये अद्वितीय हल है, इसको हम बीजगुणनखंड विधि से हल करेंगे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि अद्वितीय हल वाले को बीजगुणनखंड विधि से करना है। तो बीजगुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। बीजगुणनखंड विधि से इन दोनों को हल करने के लिए देखिए हमारा समीकरण 1 हो गया ये, और ये समीकरण 2। इसको किसी भी समीकरण को बीजगुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। बीजगुणनखंड से हल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ B1 लिखना है और B2 लिखना है, फिर यहाँ लिखना है C1 और C2, इसमें A1 और A2 और फिर B1 और B2। क्योंकि यदि आप इसका फार्मूला याद करते हैं तो फार्मूला में आपको गलती हो सकता है, लेकिन इसमें इस तरीके से यदि आप बनाते हैं तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो जहाँ पर B1 और B2 और C1 C2 A1 A2 B1 B2 जगह पर उसका मान रख देंगे। तो B1 का मान 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, और B2 का मान हमारा 2 है तो 2 लिख देते हैं, और C1 का मान हमारा 5 है तो यहाँ 5 लिखते हैं, C2 का मान हमारा 8 है तो 8 लिख देते हैं, और A1 का मान 2 है और A2 का मान 3 है तो उसके जगह पर लिख देते हैं 2 और 3। और इसके बाद B1 और B2 का मान हम लोग यहाँ पहले लिखे तो 1 और 2 दिया गया, 1 और 2। बीजगुणनखंड से हल करने के लिए आपको इन दोनों का गुना करना है, इन दोनों का गुना कीजिए। उसके बाद पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा x बट्टे इन दोनों का गुना करके आपको लिख लेना है। तो इन दोनों का गुना करेंगे 8 का तो 8। उसके बाद इन दोनों को गुना करने के बाद माइनस करना है इसमें इसको गुना करके, तो 5 दूना 10। उसके बाद आपको बराबर करना है, उसके बाद बराबर के बाद आपको y लिखना है, फिर y का मान यहाँ लिखना है, फिर इसको गुना करना है, इसको गुना कीजिएगा तो 5 दिया 15। फिर बीच में आपको यहाँ माइनस करना है, 8 गुना 2 16। उसके बाद फिर बराबर करना है, अगली बार आपको 1 लिखना है। उसके बाद इसको गुना कीजिए और इसको गुना किसके घटाइए। तो यदि हम 2 गुना 2 करेंगे तो 4, माइनस 3 गुना 1 करेंगे तो 3। तो अब इसमें हम लोग इसको मान घटाकर लिखते हैं। तो x बट्टे 8 में माइनस 10 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, बराबर ये 15 में 16 जाएगा तो 16 बड़ा है माइनस में है, तो इसका मतलब 16 में 15 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, तो y बट्टे माइनस 1। ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 बट्टे 1। अब ये जो है इसके बराबर है, यानी यार ये जो है इसके बराबर है, यानी ये तीनों आपस में बराबर है। तो इसको जो हम इसको बराबर करते हैं तो यहाँ करेंगे तो x बट्टे माइनस 2 बराबर 1 बट्टे 1, यानी x बराबर इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। और फिर पुनः करते हैं y का, तो y को इससे बराबर करेंगे आपस में, क्योंकि ये तीनों बराबर है तो उसको बराबर कर सकते हैं। तो y बट्टे माइनस 1 बट्टे 1 बट्टे 1। अब इसको फिर हम लोग तिरछी गुना करेंगे तो y गुना 1y बराबर 1 गुना माइनस 1, यानी कि आता है यहाँ लिखेंगे हम लोग x बराबर माइनस 2 y बराबर माइनस 1। हमारा जो x का मान आया माइनस 2 आया और y का मान 1 आया, हमारा आंसर ही हो जाएगा। अब इसका हम लोग अगला देखते हैं। अब देखिए, अब इसका तीसरा में दिया गया है, इसका तीसरा में दिया गया 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40। अब इसको हम a1 और a2 का अनुपात और b1 और b2 का अनुपात करेंगे। तो हम पहले a1 और a2 का अनुपात करते हैं, तो a1 बटे a2 का अनुपात करेंगे तो हमारा a1 दिया गया है 3 और A2 दिया गया है 6, तो इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा 1 बटे 2। और फिर B2 दिया गया है माइनस 5 बटे माइनस 10, इसको यदि माइनस माइनस काटेंगे तो कट जाएगा 5 से 1 बार में और 5 से 2 बार में 1 बटे 2। और फिर C1 और C2 का अनुपात करते हैं तो हमारा आता है 20 बटे 40। 20 से भागा देंगे 20 में तो 1 बार में, 40 में देंगे 2 बार में, यानी कि जो हमारा A1 बटे A2 का अनुपात बराबर हो रहा है B1 बटे B2 का अनुपात बराबर हो रहा है C1 बटे C2 का अनुपात, यानी कि जो तीनों है बराबर हो रहा है। तो जब भी किसी भी समीकरण युग्म का तीनों बराबर होता है इसका मतलब है समपाती होता है। तो समपाती का समीकरण युग्म अनेक हल होता है, समीकरण युग्म का हल अनेक हल होता है, अनेक हल है। इसका मतलब इसका अनेक हल है, तो यहाँ पर बोल रहा है अद्वितीय हल वालों को हम लोग को बीजगुणनखंड विधि से हल करना है। इसका मतलब इसको हमको नहीं करना है, ये इसका अनेक हल है। अद्वितीय हल वाले को बीजगुणनखंड विधि से करते हैं। तो इसका हम लोग जो दिया गया चौथा हम उसको देखते हैं। अब देखिए, अब इसका चौथा और आखिरी में दिया गया है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। अब इसका हम लोग भी a1 और a2 का अनुपात और b1 और b2 का अनुपात करेंगे। तो सबसे पहले a1 और a2 का अनुपात करते हैं।
तो A1 और A2 का अनुपात करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे A1 बटे A2। तो हमारा A1 का मान कितना दिया गया, A1 का मान हमारा 1 है और A2 का मान 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे 3। अब फिर B1 और B2 का अनुपात करते हैं तो B1 का दिया गया है -3 और B2 का दिया गया है फिर -3। अब इसको यदि माइनस माइनस कटेंगे तो कट जाएगा, 3 बार भी एक बार में कट जाएगा, तो यानी कि B1 बटे B2 बराबर हो गया 1 बटे 1। यानी कि A1 और A2 का अनुपात हमारे B1 B2 का अनुपात के बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब होगा A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। इसका मतलब इसका जो समीकरण है ऊपर, इसका जो समीकरण युग्म है वो प्रतिच्छेदित है। तो प्रतिच्छेदित समीकरण युग्म का हल कितना होता है, अद्वितीय हल एक हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल है। इसका मतलब है अद्वितीय हल है, तो इसको हमको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणनखंड विधि से चलिए हल करते हैं। वज्र गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम आपको अभी तुरंत बताया कि सबसे पहले आपको यहाँ पर B1 और B2 लिखना है, उसके बाद C1 और C2, उसके बाद A1 और A2, फिर B1 और B2। उसके बाद आपको जहां जहां जो लिखे उसका मान को बिठा देना है, यानी कि हमारे B1 का मान -3 है और B2 का भी मान -3 है और C1 का मान -7 है और C2 का मान -15 है। उसके बाद A1 का मान 1 है और A2 का मान 3 है। देखिए A1 का मान 1, A2 का मान 3। उसके बाद फिर B1 और B2 का मान दिया गया, तो B1 का मान हमारा -3 और B2 का मान -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 और -3। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको यहाँ पर x लिखना है, उसके बट्टे में देके इन दोनों को गुना करना है। तो यदि 15 गुना 3 करेंगे तो 45 होगा, और ये जो माइनस माइनस है गुना होकर प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो 15 हो जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ घटाना है। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो हमारा आएगा 7 गुना 3 21 और माइनस गुना माइनस प्लस, तो 21 में हो जाएगा प्लस में, जो हमारा फार्मूला में है वो माइनस होता है, बराबर हो जाएगा। तो ये जो बराबर फार्मूला हमारा जो माइनस होता है वो माइनस का माइनस ही रहेगा। उसके बाद बराबर करके फिर हमको आपको क्या बताए थे, y बटे करना है। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो -15 गुना 1 -15, फिर हमारा फार्मूला में भी माइनस होता है। उसके बाद इनको गुना करेंगे इससे, तो -7 गुना 3 -21 -21 और यहाँ पर माइनस है, दोनों माइनस प्लस हो जाएगा 21 बराबर C1। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम 1 बट्टे, उसके बाद इन दोनों का गुना करेंगे तो -3 गुना 1 -3 होगा, तो यहाँ -3 लिखते हैं। उसके बाद इस 3, अब इसको फिर गुना करेंगे यहाँ, तो ये 3 गुना -3 -9, तो यह माइनस होगा फार्मूला में, यहाँ 3 3 9 -9 और -9, तो यह माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। उसके बाद जो हम यहाँ पर करेंगे तो x बटे 45 में 21 जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 24 बराबर करेंगे y बटे 15 में 21 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 बराबर 1 प्लस 9 में -3 जाएगा तो प्लस 6 बचेगा बटे 1 बटे 6। उसके बाद इन ये जो है इसके बराबर है, ये जो इसके बराबर है, यानी आपस में ये तीनों बराबर है, तो इसके बराबर हम ये इसके करते हैं तो हमारा हो जाएगा x बटे 24 बराबर 1 बटे 6। यानी अभी 6 को गुना करेंगे इस x से तो हो जाएगा 6x बराबर इस 24 को गुना करेंगे एक बार 24, तो x को इधर रहेंगे और इस 6 को जो बराबर के उस पर करेंगे, तो जो बराबर के उस पर इस 6 को करेंगे तो हमारा बटा में आ जाएगा, तो बटे 24 बटे 6 बराबर में, और 6 से भागा देंगे 24 में तो 4 बार में लगेगा, तो x बराबर 4। अब इस y का जो आया है y को इसके बराबर करेंगे, तो y को इसको बराबर करेंगे तो देखिए इसको इधर से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा y 6y बराबर 6, y बराबर 6 बटे ये जो भागा में यहाँ गुना में भागा में आ जाएगा तो एक बार में, तो हमारा y बराबर 1 आया और x बराबर 4, तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 4 y बराबर 1। तो हमारा आंसर आ गया, x बराबर 4 और y बराबर 1, हमारा आंसर यही होगा।